1 सितंबर 1965 की रात थी। घड़ी की सुइयां 11:45 पर थम गई थीं। तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए बुदबुदा रहे थे, अब तो कुछ करना ही होगा। शास्त्री के उस वक्त के सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है, शास्त्री इस तरह तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। अगले ही दिन यानी 2 और 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी। ये एक जवाबी हमला होने वाला था जो पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का जवाब था। लेकिन इस समय दिक्कत ये थी कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले टैंकों की संख्या बहुत कम थी। ऊपर से पाकिस्तान के अमेरिकी पेटन टैंक भारत के टैंकों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक भी थे। भारत के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने के ब्रिटिश टैंक थे जिनकी हालत खस्ता थी, लेकिन भारत इन खस्ता टैंकों के दम पर लाहौर तक पहुंच गया था। आपने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अक्सर देखी होगी। अब आज जब दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं, तब यह जानना आवश्यक होगा कि पिछले युद्ध कैसे लड़े गए, क्या नीतियां अपनाई गई, युद्ध कैसे शुरू हुआ था, क्यों शुरू किया गया, क्या कारण थे। स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तारीख थी 18 जुलाई 1947। ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जाता है। देश को 2 हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उस समय देश में 550 से ज्यादा रियासतें थीं। इन रियासतों को आजादी दी गई कि वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर खुद को आजाद रखें। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का मामला उलझ रहा था। जूनागढ़ और हैदराबाद में ज्यादातर लोग हिंदू थे, लेकिन वहां का शासक मुस्लिम था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, लेकिन शासक हिंदू था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इन तीनों रियासतों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मिलने जाते हैं, लेकिन हरि सिंह उन्हें बीमारी का बहाना देकर टाल देते हैं, मुलाकात नहीं करते। कुछ समय बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर पहुंचते हैं। उन्होंने अपने नोट में लिखा था, जब भी मैंने विलय की बात शुरू की, महाराजा हरि सिंह ने टॉपिक ही बदल दिया। एक लेख में महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने बताया, भारत में लोकतंत्र आ रहा था जो महाराजा को पसंद नहीं था। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बनने जा रहा था, तो उसके साथ जाना भी सही नहीं लगता था। इसलिए हरि सिंह कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 24 अगस्त 1947 की घटना का जिक्र किया है। उस समय पाकिस्तान को आजाद हुए 10 दिन हो चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर में कुछ दिन बिताना चाहते थे, जो कि टीबी और फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर जाकर 2 हफ्ते की छुट्टियों का इंतजाम करने को कहा। 5 दिन बाद बर्नी कश्मीर से लौटे और जिन्ना से बोले, महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर में कदम रखें, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पर ही क्यों ना आए। जिन्ना को यह जवाब सुनकर बड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन था कि कश्मीर देर सबेर पाकिस्तान का हिस्सा बन ही जाएगा। बंटवारे के समय जिन्ना ने कहा भी था, कश्मीर वॉज अ राइप फ्रूट विच वुड फॉल इनटू हिज लैप ओनली, यानी कश्मीर एक पका हुआ फल है जो बस उनकी झोली में गिरेगा। इसी की आस में 48 घंटे के अंदर ही जिन्ना ने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर भेजा। एजेंट ने जांच पड़ताल शुरू की और वापस आकर बताया, हरि सिंह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे। सितंबर 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। मकसद था महाराजा हरि सिंह को किसी भी तरह कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने के लिए मजबूर करने का। मीटिंग में चर्चा हुई कि सीधे सीधे कश्मीर पर अटैक किया जाए या नहीं, लेकिन अंततः अटैक करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को लगता था कि ऐसा करने से भारत के साथ सीधे तौर पर जंग छिड़ सकती है। कर्नल अकबर खान ने दूसरा प्रस्ताव रखा, कश्मीर की असंतुष्ट मुस्लिम आबादी को राजा के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए हथियार और पैसा दिया जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत यह कि इसमें काफी वक्त लग सकता था और इसलिए यह प्रपोजल भी होल्ड कर दिया गया। तीसरा प्रपोजल था कि कुछ पठानों को हथियारों के साथ कश्मीर भेज दिया जाए और पीछे से सेना की मदद मुहैया करा दी जाए। मीटिंग में इस प्रपोजल पर मोहर लग गई। पाकिस्तान इस मिशन को नाम दिया
ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर पर धावा बोल दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ये मानकर चल रहे थे कि उनकी फौज कबाइलियों को खदेड़ देगी, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 3 दिन के भीतर कबाइली लूटपाट, बलात्कार, कत्लेआम मचाते हुए बारामूला तक पहुंच गए। महुरा पावर स्टेशन को डायनामाइट से ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। पूरे कश्मीर में अंधेरा छा गया। महाराजा के महल में जल रहे हजारों बल्ब बुझ गए। अब कबाइलियों का टारगेट था श्रीनगर, जो बारामूला से महज 70 किलोमीटर दूर था। घबराए हुए महाराजा हरि सिंह ने फौरन दिल्ली टेलीग्राम भेजा, मुझे सैन्य मदद चाहिए। इस पर भारत ने जवाब दिया, पहले कश्मीर का भारत में विलय कराइए, उसके बाद ही मदद भेजी जा सकेगी। टेलीग्राम भेजने के बाद हरि सिंह ट्रकों में बेशकीमती सामान भरकर जम्मू के लिए निकल पड़े। उन्होंने जम्मू पहुंचते ही अपने सेक्रेटरी से कहा, मैं सोने जा रहा हूं, दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सेक्रेटरी वीपी मेनन यहाँ आए तो ही मुझे जगाना। अगर वो सुबह से पहले यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो मेरी पिस्तौल से सोते में मुझे गोली मार देना। लेकिन 26 अक्टूबर को ही वीपी मेनन जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। हाथ में विलय पत्र लिए वे सीधे हरि सिंह के कमरे में दाखिल होते हैं। इस पत्र पर हरि सिंह के दस्तखत हो जाते हैं। वीपी मेनन दिल्ली लौटते हैं और अगले दिन ही भारतीय फौज श्रीनगर पहुंच जाती है। भारतीय सेना 1 महीने के भीतर बारामूला, उरी, बडगाम सहित कश्मीर के बड़े हिस्से से कबाइलियों को खदेड़ देती है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर 1 जनवरी 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएन लेकर चले जाते हैं। यूएन तत्कालीन प्रभाव से जिस देश की सेना जहां थी उसे वहीं रुकने का आदेश दे देता है। जंग के 1 साल 2 महीने और 5 दिन बाद यानी 31 दिसंबर 1948 को यूएन अपना आखिरी फैसला सुनाता है और जनमत संग्रह का सुझाव दे देता है। लेकिन जनमत संग्रह के लिए शर्त रखी कि पहले दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाएं, तभी होगा जनमत संग्रह। पाकिस्तान ने अपनी सेना पीछे हटाने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में भारत सरकार ने भी कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना और कबाइली लड़ाकों को पीछे नहीं हटाएगा तब तक भारत भी पीछे नहीं हटेगा। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कश्मीर का मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ था। पाकिस्तान जो पूरे कश्मीर को हथियाने के चक्कर में था, अब उसके पास कश्मीर का 30% पहुंच चुका था। इस युद्ध में हार के बाद अब पाकिस्तान दोबारा ऐसे मौके की तलाश करने लगा जहां वो दोबारा से कश्मीर पर हमला बोल सके और 30% हिस्से में कुछ इजाफा कर सके। लगभग 1 दशक बीत जाने के बाद ऐसा मौका एक बार फिर आया। अक्टूबर 1962 की बात है। चीन ने भारत के अक्साई चीन इलाके में कुछ इलीगल डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी थी। भारत ने इसका विरोध किया तो दोनों देश के बीच युद्ध छिड़ गया। चीन ने लद्दाख में अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया। युद्ध के तुरंत बाद भारत ने अपने रक्षा ढांचे के पुनर्गठन और सेना के आधुनिकीकरण का काम तेज कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने जनरल चौधरी जैसे नए सेना प्रमुख नियुक्त किए और सैन्य खर्च भी बढ़ा दिया गया। भारत ने सोवियत संघ से भी मदद लेनी शुरू की, जिसने 1962 के बाद भारत को लड़ाकू विमानों और उपकरणों की सप्लाई बढ़ा दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस अवसर को अपने हित में भुनाने की कूटनीति शुरू कर दी। पहले तो 1962 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान तटस्थ रहा और कश्मीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन युद्ध के बाद उसने अनुमान लगाया कि अब भारत को समय के लिए कमजोर स्थिति में है। 1962 के युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन चूंकि भारत की सैन्य मदद कर चुके थे, तो इससे पाकिस्तान का शासक अयूब खान नाखुश था। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेताया कि भारत की अत्यधिक मदद से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जब पश्चिमी खेमे ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो पाकिस्तान ने साम्यवादी चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। वैसे तो बीजिंग सरकार से पाकिस्तान के पहले से ही कूटनीतिक संबंध थे, लेकिन 1962 के बाद ये संबंध बेहद नजदीक हो गए। मार्च 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के नॉर्थ का शख्सगाम घाटी का लगभग 5300 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को दे दिया। पाकिस्तान का कहना था कि ये एक अस्थायी समझौता है और कश्मीर विवाद सुलझने के बाद इस सीमा पर पुनर्विचार किया जाएगा। दूसरी ओर भारत अपनी ओर से कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल खोजने का प्रयास कर रहा था। 1962 और 63 में अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन ने भारत पाक के बीच कश्मीर पर बातचीत करने की पेशकश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रतिनिधि संवर्ण सिंह के बीच 1963 में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इन वार्ताओं में कोई ठोस हल नहीं निकल सका। स्थिति जस की तस रही। पाकिस्तान ने 1964 की शुरुआत में कश्मीर का मामला फिर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने का निर्णय लिया। इस बीच भारत की आंतरिक राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। देश में शोक और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ
और नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जून 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। नया नेतृत्व था तो चुनौतियां भी कई सारी थीं। लगातार सूखे के कारण कृषि घाटे में चल रही थी। देश भारी मात्रा में अमेरिकी खाद्य आयात पर निर्भर था। इस आर्थिक और खाद्य संकट ने देश को हिलाकर रख दिया था और असंतोष बढ़ रहा था। इस समय पाकिस्तान को लग रहा था कि नेहरू के उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं हैं और ये सही मौका है भारत पर हमला करने का। जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ रण के भारतीय इलाकों में अपनी पोस्ट बना ली। 9 अप्रैल को विवादित जमीन पर अपना कब्जा करने के लिए भारत के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च कर दिया, लेकिन भारतीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हमले को नाकाम कर दिया। 4 पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक बात ज्यादा बिगड़ी नहीं थी। जून 1965 तक ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने पर दोनों देशों को राजी कर लेते हैं। पाकिस्तान इसे भारत की कमजोरी समझने की गलती कर बैठता है। ओवर कॉन्फिडेंट अयूब को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का ये माकूल वक्त है, अब देर नहीं करनी चाहिए। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए पहले गुजरात में झड़प को अंजाम दिया। जैसे ही भारत का ध्यान गुजरात पर गया, पाकिस्तान ने अपने 30,000 लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ करने भेज दिया। इनका काम था कश्मीरियों को भारत और सेना के खिलाफ खड़ा करना। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। दरअसल स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा द्वीप है। जब यूरोप जीतने के लिए अरब देशों की सेना पश्चिम की ओर चली तो उनका पहला पड़ाव जिब्राल्टर था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान को लगता था कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो वो भारत को मात दे देगा। जिब्राल्टर फोर्स की कमांड मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को दी गई। ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों और अफसरों ने भी पीओके में ट्रेनिंग लेकर भारत में घुसपैठ की। इन्हें राइफल, बंदूक और ग्रेनेड भी दिए गए और गुरिल्ला युद्ध करना सिखाया गया। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के करीब 33,000 सैनिक कश्मीरी बनकर एलओसी पार करते हैं। इन सैनिकों का पहनावा और रहन सहन कश्मीरियों की तरह था। मकसद कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट मसलन पुल, पोस्ट ऑफिसेज, टेलीफोन ऑफिसेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना, साथ ही कश्मीरियों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ खड़ा कर देना। लेकिन अयूब का दांव उल्टा पड़ गया। कश्मीरियों ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान लिया और 15 अगस्त 1965 को इसकी जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचा दी। भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने या मारने की जिम्मेदारी दी गई। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हाजी पीर दर्रे का इस्तेमाल कर रहे थे। 1949 के बाद से ही इस पर पाकिस्तान का कब्जा था। हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने के लिए भारत की 3 बटालियन को जिम्मेदारी दी गई। बटालियन 1 पैरा को दर्रे के पश्चिमी हिस्से की पाकिस्तानी पोस्ट संख, सार और लेड वाली गली पर कब्जा करना था। बटालियन 19 पंजाब को पास के पूर्व में बेडोरी पर कब्जा करना था। बटालियन 4 राजपूत बेडोरी होते हुए हाजी पीर पास पर कब्जा करने वाली थी। 25-26 अगस्त की रात को 1 पैरा ने अपना अभियान शुरू किया। तभी बारिश शुरू हो गई। कश्मीर की ठंड में बारिश में पूरी तरह से भीगने के बाद भी सैनिकों ने चढ़ाई जारी रखी। उजाला होते ही पाकिस्तानियों ने चढ़ाई करते भारतीय सैनिकों को देख लिया। पाक सेना ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी और सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन सुबह 1 पैरा की दूसरी यूनिट ने छोटी छोटी टुकड़ियों में चढ़ाई शुरू की और सुबह होने तक संक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सेना अपने 15 जवानों की डेड बॉडी छोड़कर भाग निकली। इसके बाद 1 पैरा ने दुश्मन को सोचने का मौका न देते हुए सार और लेड वाली गली पर भी कब्जा कर लिया। 1 पैरा की डेल्टा कंपनी के कमांडर ब्रिगेडियर अरविंद सिंह इस जीत के बारे में कहते हैं, जब तक पाकिस्तानी जीत रहे होते हैं तभी तक अच्छे लड़ाके होते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं तो भाग जाते हैं। यही उनकी मानसिकता है। दूसरी बटालियन 19 पंजाब को भी बेस कैंप से निकले 3 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश से फिसलन भरे रास्ते के चलते वे बिडोरी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। 19 पंजाब का राशन भी खत्म हो चला था। उनके लिए खाना एयर ड्रॉप किया गया, लेकिन खाना पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके के नाले में जा गिरा। ऐसे में प्लान में बदलाव कर 1 पैरा को अकेले ही हाजी पीर पास पर कब्जा करने के लिए कहा गया। 28 अगस्त की सुबह 10 बजे तक 1 पैरा ने हाजी पीर पास पर तिरंगा लहरा दिया।
29 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 19 पंजाब ने भी बिडोरी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वे कुंथार की गली पर जीत दर्ज करते हुए 1 सितंबर को हाजी पीर पास पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरकार खाना खाया। 10 सितंबर तक कब्जे में की गई सारी पोस्ट को आपस में लिंक करके भारत ने पूरे हाजी पीर पास पर अपना कब्जा कर लिया। इसका फायदा ये हुआ कि उरी से पुंछ पहुंचने के लिए जहां पहले 282 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, अब सिर्फ 56 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ रहा था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह फेल हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान का जिब्राल्टर के साथ साथ एक और ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसमें पाकिस्तान अखनूर पर कब्जा करने वाला था। अखनूर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता था। इस पर कब्जा करने से भारतीय सेना का मूवमेंट रुक जाता और पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर को आगे बढ़ाना और कश्मीर पर कब्जा करना आसान हो जाता। पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जिसके पास जिब्राल्टर की भी कमान थी, 1 सितंबर को सुबह 5 बजे पाकिस्तानी सेना छम्ब सेक्टर पर कब्जा कर तवी नदी के पास पहुंच गई थी। यहां से अखनूर ज्यादा दूर नहीं था। भारत की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। भारत के थल सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ आनंद फानन ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान के पास पहुंचे। वहां डिफेंस सेक्रेटरी पहले से मौजूद थे। उन्हें बताया कि युद्ध शुरू हो चुका है, हमारी सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक ले जाने में वक्त लगेगा। दोनों ने एयर ऑपरेशन का सुझाव दिया। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचे, लेकिन वे उस वक्त पार्लियामेंट में थे। वो फौरन लौटे और एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह से बोले, मैं एयरफोर्स को छम्ब सेक्टर में अटैक करने का आदेश देता हूं। रक्षा मंत्री PVR राव ने मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। समय था शाम 4:45। ठीक 1 घंटे बाद 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के 8 वेम्पायर विमानों ने उड़ान भरी। फारूक नसीम बाजवा की किताब फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 के मुताबिक अंधेरा होने तक एयरफोर्स ने 13 पाकिस्तानी टैंक और 30 से 50 गाड़ियां नष्ट कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी एयरफोर्स को मोर्चे पर बुला लिया। अगले दिन पाकिस्तान ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। शुरुआती सफलता के बावजूद पाकिस्तान ने जनरल मलिक को कमान से हटाकर यामहा खान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का कमांडर बना दिया। ये फैसला लेने में पाकिस्तान ने करीब 24 घंटे बर्बाद कर दिए, जिसका फायदा भारत को मिला। तीसरे दिन पाकिस्तान ने फिर अटैक शुरू किया, लेकिन इस बार भारतीय सेना मजबूती से अखनूर की रक्षा कर रही थी। पाकिस्तान के हमले सफल नहीं हो रहे थे। भारत भी उस मोर्चे पर अटैक करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मन में कुछ और ही चल रहा था। 1 सितंबर की रात करीब 11:45 पर शास्त्री जी ने फैसला लिया कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये हमला कहां और कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने 2 और 3 सितंबर को मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तय हुआ कि अखनूर में भारतीय सेना हमला करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए भारत एक नया मोर्चा खोलेगा। ये मोर्चा लाहौर के करीब खोला जाएगा। पहले तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिम क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन को कोडवर्ड दिया गया बेंगल। पाकिस्तान को इसकी भनक न लगे, इसलिए जनरल हरबख्श सिंह शिमला में पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होते ही हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। इसके बाद तय वक्त पर भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में भसीन, दोगाइच, बाहग्रियान और बरकी पर कब्जा कर लिया गया। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना ने एक और जगह डोगराई पर भी कब्जा जमा लिया। ये सारे इलाके लाहौर जिले के अंदर आते थे। लाहौर को भारत के हाथों में जाता देख पाकिस्तान ने अपनी सेना और टैंक पंजाब की ओर मोड़ दिए। अब जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अमृतसर की ओर बढ़ने लगा। अमेरिकी पैटर्न टैंक्स की मदद से पाकिस्तान भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक आ गया और खेमकरन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को अंदर घुसता देख भारत ने भी अपना ध्यान अमृतसर को बचाने में लगा दिया। खेमकरन और अमृतसर के बीच असल उत्तर गांव में दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हुआ। पाकिस्तानी सेना अपने करीब 300 टैंक और 10,000 सिपाहियों के साथ इस गांव की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तान की तुलना में न भारत के पास इतने एडवांस टैंक थे और न ही इतनी फौज तैनात थी। ऐसे में 4 ग्रेनेडियर ने पाकिस्तानी टैंक के रास्ते में पानी डाल दिया। टैंकरों और नहर से गन्ने के खेतों में पानी डाला गया, जिससे मिट्टी दलदली बन गई। इसके बाद मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने अपने सिपाहियों को खास हार्सशू डिफेंस अपनाने का हुक्म दिया।
इसमें सभी सिपाही यू के आकार में फॉर्मेशन बनाकर इलाके की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना ने असल उत्तर के गन्ने के खेतों में छिपकर ऐसा ही एक फॉर्मेशन बनाया और पाकिस्तानी टैंक और फौज का अपने बिछाए दलदल में फंसने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी पैटर्न टैंक दलदल रास्ते में आए, उनकी रफ्तार धीमी होती चली गई। कई टैंक दलदल के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फंस चुके थे। तभी 4 ग्रेनेडियर के छिपे हुए सिपाहियों ने पाकिस्तानी टैंकों के पास आते ही उन पर हमला कर दिया। भारतीय सेना सही रणनीति की बदौलत पाकिस्तान के उच्च तकनीकी के टैंकों को भी मिट्टी में मिलाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैंकों को कबाड़ में बदलने वाले थे वीर अब्दुल हमीद। असल उत्तर की इस लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर थे और एक मोबाइल टैंक गन की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने 9 सितंबर को ही 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक मार गिराए। कई पाक सिपाही अपने टैंक युद्ध भूमि में छोड़कर ही भाग गए। माना जाता है कि इसी दिन अब्दुल हमीद का नाम परमवीर चक्र के लिए भेज दिया गया था। 10 सितंबर को लड़ाई फिर शुरू हुई। इस दिन फिर एक बार अब्दुल हमीद और उनकी पूरी बटालियन ने पाकिस्तानी टैंकों पर हमले शुरू कर दिए। इस दिन अब्दुल ने कुल 3 टैंक मार गिराए, लेकिन आखिर में एक पाकिस्तानी गोले का शिकार होकर वो शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान ने असल उत्तर की लड़ाई में अपने 100 से भी ज्यादा पैटर्न टैंक गंवाए। जहां पाक सेना की हार हुई, वहां चारों तरफ उनके टैंक भी बिखरे पड़े थे। इस जीत के बाद इस इलाके का नाम भी पैटर्न नगर रख दिया गया। इस जंग में हार कर भागे हुए सिपाहियों में से एक नाम लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का भी था। वही परवेज मुशर्रफ जो आगे चलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और राष्ट्रपति बने। जंग में हार के बाद पाकिस्तान ने चीन की ओर रुख किया। 19 सितंबर को अयूब खान और भुट्टो चीनी नेतृत्व से मीटिंग के लिए बीजिंग पहुंचे। चीन ने पाकिस्तान को सलाह दी कि उन्हें जंग से पीछे हटने के लिए तैयार रहना चाहिए और भारत के खिलाफ गुरिल्ला तकनीक अपनानी चाहिए। इस युद्ध में भारत के लगभग 2700 और पाकिस्तान के 6000 के करीब सैनिक मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान युद्ध से पीछे हट गया। यूएन के हस्तक्षेप और बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के चलते भारत भी सीज फायर के लिए मान गया। 22 सितंबर को शास्त्री ने देशवासियों से कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है जो उनकी मजबूरी है। भारत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे कमाल की जानकारी उनके साथ भी साझा करें। शुक्रिया।